स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी शीशम स्कूल कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला में पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 8 है हमारा चश्मा। तो हम शुरू करते हैं। मैंने अभी घर की देहरी पर पाँव रखा ही था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह दूं दादाजी से। रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा देर तक। दादाजी है, इसमें 2 बच्चे हैं और दादाजी की कहानी है। दादाजी जैसे पैर देहली पे रखते हैं, घर की चौखट पर रखते हैं, तभी धनी शिकायत करने के लिए आ जाता है। धनी हिचकिचाया, शायद इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। बोला कुछ भी नहीं, पर उसके मन का दबा हुआ आक्रोश रह रहकर आँखों की राह झाँक रहा था। बर्फ़ की फुहारों से भीगा मफलर और दस्ताने दरवाजे के पास रखे स्टैंड पर रखता हूँ। फिर चमड़े का लंबा कोट भी जतन से, जिसमें से पिघलती बर्फ़ का पानी बूंद बूंद निथर रहा था। सर्दियों का टाइम था। दादाजी कहाँ से आ रहे थे? बाहर से आ रहे थे, तो उनके मफलर फुहारों से भीग गया था। बर्फ़ पड़ रही थी, तो बर्फ़ के फुहारों से उनका मफलर और वो भीग गया था। दस्ताने पॉलीथीन के बैग में लिपटी पुस्तकें मेज़ पर रख देता हूँ और फिर दीवार पर टंगी घड़ी पर मेरी निगाहें अटक जाती हैं। किसी का फ़ोन तो नहीं आया था? दादाजी। आया था, धनी ने उठाया और दादाजी अभी नहीं कहते हुए खट से रख दिया। शाश्वत के स्वर में कहीं शिकायत का सा भाव था। और किसी का? मैंने जिज्ञासा से पूछा। दादाजी उनसे पूछे कि भाई किसी का फ़ोन तो नहीं आया? तो उन्होंने कहा किसी का नहीं। आए तो थे 3-4, पर धनी ने पूरी बात सुने बिना ही काट दिए थे। इस बार श्रीमती जी का स्वर था। वे पानी का गिलास मेज पर रखकर फिर तेज कदमों से रसोई घर की तरफ चली गईं, जहाँ चूल्हे पर किसी वस्तु के जलने के कारण दुर्गंध सी फैल रही थी। अरे, यह तो पूछ लेते कि किसका। मेरे स्वर में तनिक तल्खी थी। कई लोगों से कई तरह के काम होते, व्यर्थ में थोड़े ही फ़ोन करता है कोई। तो उनके दादाजी क्या बोले कि अगर किसी का फ़ोन आया था तो उठा के पूछ तो लेते कि भाई किसका है, नाम तो पूछ लेते, क्योंकि उनके दादाजी को कईयों से बहुत काम रहता था। ये बच्चे सुने तब ना। धनी तो फ़ोन की घंटी बजते ही आंखें मूंदकर भागने लगता है रिसीवर उठाने के लिए। श्रीमती जी किचन से ही आवाज़ लगाती हुई कहती हैं। मैं कुर्सी पर धम से बैठ जाता हूँ, तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ कहता हूँ, कल विकल्प कह रहा था 3-4 बार फ़ोन किए पर बात ना हो पाई। निहाल भाई घर आने का कार्यक्रम बना रहे थे, पर संपर्क ही ना हो सका। दिन भर की भाग दौड़ में थका यूं ही पाँव लंबे कर लेता हूँ, आंखें मूंदे कुर्सी पर ही लेट जाता हूँ। तभी एहसास होता है जैसे मेरे हाथों में किसी के नन्हे से कोमल गरम हाथों का स्पर्श सा हुआ। सहसा मेरी आंखें खुली। शाश्वत कुर्सी के हत्थे के सहारे खड़ा है। कौन? शाशा, मैं चौंक कर कहता हूँ। दादाजी क्या करते हैं, थक जाते हैं, बाहर से आते हैं तो वो कुर्सी पर ही आंखें बंद करके लेट जाते हैं। इतने में ही कौन आता है उनके पास? शाश्वत आता है, जिसको वो क्या बोलते हैं? शाशा। और अपने कोमल हाथों से दादाजी के हाथों को छूने लगता है और दादाजी की नींद खुल जाती है। शाश्वत अभी भी चुप था। कुछ क्षण सन्नाटा रहा और वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी शाश्वत ने मौन भंग करते हुए कहा, दादाजी, यह धनी बहुत शैतानी करता है। आपकी लिखने वाली मेज पर शॉल ओढ़कर आपकी तरह बैठता है, आपकी तरह पेन पकड़कर आपकी तरह कुछ लिखने सा लगता है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही गुस्से से देखता हुआ कहता है, देखते नहीं, मैं भी हिमांशु जोशी हो गया हूँ। दादाजी हूँ, शोरगुल कतई नहीं। वो अपने क्या करता है, उसका जो भाई होता है वह धनी दादाजी की नकल करता है। जैसे दादाजी कुर्सी पर बैठते हैं, लिखते हैं, वैसे ही वो उनकी नकल करता है। इस पर दादी और मम्मी हंसती हैं
और वह और अकड़ कर कहता है, मैं दादाजी हूँ, दादाजी से ही अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। उसकी मम्मी को छोटे बच्चे की ऐसी वो हरकतें देखकर हंसी आ जाती है और वह और अकड़ कर बोलता है कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। अरे तुम्हें तो अभी कलम पकड़ना भी नहीं आता, कहता हूँ तो वह मारने के लिए दौड़ता है। मैं खिड़की के शीशे के उस पार चिड़ियों को बरामदे की रेलिंग पर बैठकर बतियाती हुए देखता हूँ। आश्चर्य होता है, ये गोरियाँ भारत में ही नहीं, इधर नॉर्वे जैसे बर्फीले इलाकों में भी होती हैं। मेरा ध्यान बच्चों की बातों में कम और इधर उधर की बातों में अधिक भटक रहा है। कल सेमिनार में भाग लेने विश्वविद्यालय जाना है। पत्रिका के लिए संपादकीय लिखकर फैक्स से भारत भेजना है। भौमिक परसों डेनमार्क चला जाएगा, उससे मिलना है। पता नहीं क्यों इस बार नॉर्वे आने पर बहुत कुछ बदला सा लगता है। स्वयं अपने पर भी कुछ कम बदलाव नहीं। पहले शरीर पर समय का असर कम प्रतीत होता था, पर अब कुछ अधिक लगने लगा है। वे कार्यते इंडिया से बाहर नॉर्वे में, वो वहाँ की कहानी बताते हैं। ओस्लो हवाई अड्डे की नवनिर्मित मुख्य इमारत से बाहर कार पार्किंग तक की कुछ दूरी खुले में पार करनी होती है। चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर सी बिछी थी। बर्फ़ के ताज़ी हवा, ताज़ी नहीं जमकर ठोस शीशे की तरह कठोर बर्फ़ पर चलने का अभ्यास ना होने के कारण अभी 4-6 कदम ही आगे बढ़ पाता कि पता नहीं कैसे पांव लड़खड़ाए, संतुलन बिगड़ गया और बर्फ़ पर चारों ओर खाने चित। दादाजी क्या करते हैं, वह बर्फ़ की चारों तरफ बर्फ़ की वो चादर जम जाती है, बर्फ़ पड़ने लगती है तो वो बर्फ़ एकदम टाइट हो जाती है और उस पर चलने लगे तो दादाजी क्या हुआ, उस पर से फिसल गए। बड़ी मुश्किल से उठाया और कार तक पहुंचाया गया। गाड़ी में बैठकर सांस में सांस आई। चोट तो नहीं लगी, पर लगता था ठंड के कारण घुटनों का दर्द कुछ बढ़ सा गया है। अभी कार मुख्य मार्ग तक पहुंच भी ना पाई थी कि मेरा ध्यान चश्मे की ओर गया। उसके बाईं तरफ का शीशा नदारद था। संभवतः वहीं कहीं गिर गया होगा जहां मेरा पाँव रपटा था। क्या हुआ, चश्मे का शीशा निकल गया। अब दादाजी सोचने लगे, शायद वहीं गिर गया होगा जहाँ पे मेरा पैर फिसल गया था। मैंने चश्मे को वैसे ही पहन लिया, कम से कम कुछ तो दिखेगा। कल बाजार से बनवा लेंगे। शीशे ने कहा, हाथों हाथ मिल जाएगा। दूसरे दिन शूटिंग होते हुए बाजार पहुँचे। चश्मे की एक भव्य दुकान पर डॉक्टर ने अनेक तरह के यंत्रों से आँखों को उलट पलट कर देखा। सारे टेस्ट करने के पश्चात अंत में जोड़ घटाने के बाद कहा, करीब 6,000 कॉर्नर लगेंगे। 6,000 कॉर्नर यानी 36,000 से भी अधिक। जैसे अपने इंडिया में नोट चलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉर्नर। तो वो कितने थे, कम से कम इंडिया के उससे 36,000। कुछ और दुकानें भी हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं, शिशिर ने सुझाव दिया। हम बाहर आते हैं, सिटी सेंटर के मार्केट टटोलते हैं, वहाँ भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। तो वे सोचते हैं कि कहीं और सस्ता मिल जाए, इसलिए वे बाहर आते हैं और दूसरी दुकानों पर जाते हैं। लेकिन दूसरी दुकानों पर भी इसी रेट में उनको चश्मे का वो मिलता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए और अच्छे से इसकी रीडिंग करिए और इसकी वीडियो बना के भेजिए। थैंक यू।